Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Junaid Javed and today I am going to discuss chapter number 12, first half, that is related to loops. तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ और देखते हैं आज हम कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करने हैं वो लूप्स का इंट्रोडक्शन है. ये देखेंगे लूप्स क्या होते हैं, इनका क्या मकसद है, प्रोग्राम्स में ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, इनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, कैटेगरीज देखेंगे. नेक्स्ट जो इनकी कैटेगरीज हैं उनमें से फर्स्ट कैटेगरी में व्हाइल लूप क्या होता है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, डिफरेंट केसेस होंगे वो डिस्कस करेंगे. सेम इन द केस विद डू व्हाइल लूप, जैसे व्हाइल का पैटर्न है उस पैटर्न के ऊपर डू व्हाइल लूप को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन होगा. तो आज के टॉपिक्स में लूप, उसकी टाइप्स और उन टाइप्स में से जो फर्स्ट टाइप है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. तो इनकी डिटेल के लिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब, वहां इनकी डिटेल डिस्कस करते हैं. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो लूप्स का इंट्रोडक्शन. आपको मालूम है पिछले लेक्चर में या पिछले चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करके आए हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम. वो स्टेटमेंट्स जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को एक्सप्लेन करती हैं, फ्लो बताती हैं, वो स्टेटमेंट्स क्या कहलाती हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. और हर प्रोग्राम किसी न किसी कंट्रोल स्ट्रक्चर के तहत काम कर रहा होता है. तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप. तो थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली लूप कहलाता है. ये वो कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं जिनमें स्टेटमेंट्स एक ऑर्डर में रिपीट होती रहती हैं. तो वो स्ट्रक्चर जो बाकी स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है, उस रेपिटेशन स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? उसे लूप बोलते हैं. इसको लूप भी कहते हैं, आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं और रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है. लूप्स बेसिकली रेपिटेशन या आइटरेशन स्ट्रक्चर से ताल्लुक रखते हैं और ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो बाकी स्टेटमेंट्स को रिपीट करती हैं. अब रिपीट करने का काम ये कब तक करेंगी? तो रिपीट करने का काम फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स भी हो सकता है या किसी कंडीशन के फॉल्स होने तक भी स्टेटमेंट्स को रिपीट किया जा सकता है. तो लूप्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो बाकी स्टेटमेंट्स को रिपीट करें. कब तक रिपीट करें? या फिक्स नंबर ऑफ टाइम यानी गिनकर काम किया जाए, या किसी कंडीशन के तहत उनको रिपीट किया जाए. जब तक कंडीशन ट्रू रहे स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहें और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए ये रेपिटेशन बंद हो जाए. तो बेसिकली इन स्टेटमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? इनको लूप्स का नाम दिया जाता है. अब अगली कैटेगरी आती है कि लूप्स की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं. बेसिकली लूप्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. नंबर 1 काउंटर लूप और नंबर 2 कंडीशनल लूप. अब काउंटर लूप्स कौन से लूप्स होते हैं? ये वो लूप्स होते हैं जो स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं फिक्स नंबर ऑफ टाइम या स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स. एक ही बात है. फिक्स नंबर ऑफ टाइम का मतलब है ये लूप अगर स्टेटमेंट्स रिपीट करेगा तो गिन के रिपीट करेगा. हम 5 बार कहेंगे तो ये 5 बार चलेगा, 10 बार कहेंगे तो 10 बार चलेगा. यानी इसकी रेपिटेशन फिक्स होती है. और फिक्स कौन करता है? जो प्रोग्रामर है, उसका काम होता है रेपिटेशंस को फिक्स करना. तो फॉर का लूप वो लूप जो फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स स्टेटमेंट्स को रिपीट करने का काम करता है और फॉर लूप काउंटर लूप की एक एग्जाम्पल है. तो हम कहते हैं काउंटर लूप रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, फॉर एग्जांपल फॉर लूप. और इसके बरक्स एक और कैटेगरी है, उसको हम कंडीशनल लूप्स कहते हैं. कंडीशनल लूप्स वो लूप्स हैं जिनमें एक कंडीशन होती है और एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं. कंडीशन ट्रू रहे तो लूप चलता रहता है और कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप चलना बंद हो जाता है. तो ऐसे रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स जो स्टेटमेंट्स को रिपीट करे अंटिल अ गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू. जब तक गिवन कंडीशन ट्रू रहे लूप चलता रहे और जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाए लूप एग्जीक्यूट होना
बंद हो जाए। अब काउंटर लूप की एग्जांपल तो थी फॉर लूप, एक ही कैटेगरी के अंदर एक ही लूप है। लेकिन कंडीशनल लूप्स होते हैं दो, एक वाइल और एक डू वाइल। ये आपने जहन में रखना है कि काउंटर लूप का काम फिक्स नंबर ऑफ टाइम, जबकि कंडीशनल लूप का काम किसी स्टेटमेंट्स को कंडीशन के ट्रू रहने तक रिपीट करना है और फॉल्स होने पर बंद हो जाना है। इसको आप ऐसे समझ लें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं आप एक कागज के ऊपर पहले 10 नेचुरल नंबर्स की लिस्ट बनाएं, तो आपको पता है कि आपने एक काम रिपीट करना है 10 बार, लेकिन वो रिपीट आप कैसे कर रहे हैं फिक्स नंबर ऑफ टाइम। आपको मालूम है पहली आइट्रेशन 1, सेकेंड आइट्रेशन 2, फिर 3, 4, 5 और कहां तक जाना है आपने 10 तक। तो ये जो काम आपने किया है ये फिक्स नंबर ऑफ टाइम किया है। तो जब हमने कोई ऐसा काम करना होगा जिसमें फिक्स नंबर ऑफ टाइम रेपिटेशन आएगी तो उसके लिए फॉर लूप यानी काउंटर लूप यूज करेंगे। लेकिन बाज औकात हमें मालूम नहीं होता कि हमने कोई काम कितनी बार रिपीट करना है। प्रोग्रामर्स को इन एडवांस ये मालूम नहीं होगा कि उसने कितनी बार स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है। बस उसके सामने एक कंडीशन है, कंडीशन ट्रू रहती है तो वो काम होता रहे, लेकिन कंडीशन फॉल्स होती है तो वो काम होना बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट को कहता हूं कि बेटा यहां राउंड लगाने शुरू कर दो। वो कहता है सर मैं ये काम कब तक करता रहूं। मैं कहता हूं जब तक मेरी आवाज ना आ जाए तुम्हें ये काम रिपीट करना है। हो सकता है मैं 3 बार रिपीट करने के बाद आवाज देके उसको मना कर दूं, हो सकता है 5 बार चक्कर लगाता रहे, हो सकता है कि वो 1 घंटा चक्कर लगाता रहे, उसे मेरी आवाज ना आए। तो बेसिकली उसको मालूम नहीं कि उसे काम कितनी बार रिपीट करना है। उसके सामने तो एक कंडीशन थी, वो ट्रू रही तो वो काम करता रहा, फॉल्स हो गई तो काम करना बंद कर दिया गया। तो बाज औकात ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें प्रोग्रामर को इन एडवांस मालूम नहीं होता कि उसने स्टेटमेंट्स कितनी बार रिपीट करनी है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जो लूप्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? वो कंडीशनल लूप्स हैं। और कंडीशनल लूप्स 2 तरह के हैं, वाइल भी है और डू वाइल भी है। इन दोनों की एप्लीकेशंस अलग अलग हैं। वो आगे हम इनको डिस्कस करेंगे तो देखेंगे वाइल कब यूज होगा और डू वाइल कब इस्तेमाल होगा। अब इनकी डिटेल जो है वो स्टडी करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं, वहां कंडीशनल लूप्स की टाइप्स एक्सप्लेन होंगी। तो स्टूडेंट्स अब कंडीशनल लूप की पहली टाइप, और वो कौन सी है? वाइल लूप। वाइल लूप बाय डेफिनेशन वो लूप है जो स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है। कब तक रिपीट करता है? अंटिल अ गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यानी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट्स को रिपीट करता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी रेपिटेशन बंद हो जाएगी। इसको हम टॉप चेकिंग लूप भी कहते हैं। टॉप चेकिंग लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक कंडीशन है और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है। कंडीशन ऊपर होती है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स नीचे होता है। कंडीशन पहले चेक होती है, फिर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो पहले कंडीशन चेक होगी, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। चूंकि कंडीशन पहले चेक हो रही है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इट इज टॉप चेकिंग और टॉप टेस्टिंग लूप। ये कहां इस्तेमाल होता है? जब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशंस मालूम नहीं है, हमें नहीं मालूम लूप कितनी बार चलना है। वो 2 बार भी चल सकता है, 5 बार भी चल सकता है, 10 बार भी चल सकता है। बस जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, कंडीशन फॉल्स होने पर बंद हो जाएगा। अब इसका सिंटैक्स आपके जहन में होना चाहिए। अभी मैंने डिस्कस किया था इसमें एक कंडीशन होगी और एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगी। तो सेम इसी तरह वाइल का कीवर्ड आएगा, उसके आगे पैरेंथेसिस में एक कंडीशन आएगी। ये कंडीशन कोई रिलेशनल या लॉजिकल कंडीशन हो सकती है जो ट्रू या फॉल्स रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। इसका मतलब है इसको हम लॉजिकली अगर एनालाइज करें तो सबसे पहले वाइल की कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होने पर अगर ये ट्रू मिली तो लूप की बॉडी के अंदर आकर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स कंट्रोल दोबारा शिफ्ट होगा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए वाइल की कंडीशन पे, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई लूप टर्मिनेट होगा और कंट्रोल कहां आ जाएगा? वाइल की बॉडी के बाद।
तो स्टूडेंट्स ये इसका सिंटैक्स और उसकी एग्जीक्यूशन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सिचुएशन है, आप चाहते हैं कि यूजर से हम एक कैरेक्टर पूछें और ये कैरेक्टर बार बार पूछा जाता रहे। अब ये कैरेक्टर कभी ना कभी तो पूछना बंद किया जाएगा। हम कहते हैं यूजर जब 0 प्रेस करे तो कैरेक्टर एंटर होना बंद हो जाए। इसका मतलब है एक प्रिंटफ और एक इनपुट स्टेटमेंट है जिसको हमें बार बार रिपीट करना है। यूजर को मैसेज आए एंटर अ कैरेक्टर, आगे एक इनपुट स्टेटमेंट लगी हो जो कैरेक्टर इनपुट ले रही हो। यूजर एक कैरेक्टर इनपुट करता है, कंप्यूटर उससे दोबारा एक कैरेक्टर मांग लेता है, एंटर अनदर कैरेक्टर। हम फिर एक कैरेक्टर एंटर करते हैं, वो फिर एक कैरेक्टर मांग लेता है, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक कि एक वैल्यू 0 ना आ जाए। इसका मतलब 0 के ऊपर हमने एक ऐसी कंडीशन रखनी है जो 0 के अलावा हर वैल्यू के ऊपर चलती रहे। जैसे ही 0 आए वो कंडीशन फॉल्स तस्वर हो। तो इस चीज को जरा देखिएगा, एक एग्जांपल की मदद से हम एलैबोरेट करेंगे। मैंने कैरेक्टर वेरिएबल लिया, उसका नाम रखा सी। अब वाइल के आगे कंडीशन लगाई, वाइल सी नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 ना आ जाए। क्या करना है, लूप की बॉडी के अंदर एक प्रिंटफ रखी, एंटर अ कैरेक्टर, और आगे गेट ची उस कैरेक्टर की इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद वेरिएबल सी के अंदर स्टोर कर देगा। तो पहली बार जब ये प्रोग्राम चला, सी के अंदर कोई डिफॉल्ट वैल्यू थी, वो डिफॉल्ट वैल्यू 0 तो नहीं थी, तो कंडीशन ट्रू हुई। लूप की बॉडी के अंदर उसने आपसे पूछा, इसकी आउटपुट देखिएगा, एंटर अ कैरेक्टर, आगे गेट ची लगा हुआ था, आपने एक्स प्रेस किया, ये एक्स कहां रखवा दिया गया, वेरिएबल सी के अंदर, और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए वो फिर ऊपर हो गया। फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन वो वैल्यू सी की एक्स वैल्यू लेके ऊपर आया। अब उसने एक्स को कंपेयर किया, क्या ये 0 तो नहीं, एक्स और 0 बराबर नहीं, कंडीशन ट्रू है। वो फिर लूप की बॉडी में आएगा और नेक्स्ट आइट्रेशन कंप्लीट करेगा, एंटर अ कैरेक्टर। फिर हमने एंटर किया फॉर एग्जांपल 5, अब वेरिएबल सी के अंदर क्या चला जाएगा, 5। अब वो 5 लेके थर्ड आइट्रेशन के लिए कंडीशन पे चेक करेगा, 5 नॉट इक्वल टू 0, अभी भी कंडीशन ट्रू है, एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा, वो आपसे कैरेक्टर पूछता रहेगा। एट एनी इंस्टेंट आप किसी जगह पर 0 प्रेस करें, जब सी के अंदर 0 आएगा और ये कंडीशन दोबारा चेक करने के लिए टॉप पर आएगा, तो कंडीशन 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये टर्मिनेट कब हुआ है, जब 0 आया है, लेकिन 0 से पहले हर वैल्यू के ऊपर ये एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आप पहली बार ही 0 प्रेस कर देंगे तो लूप नेक्स्ट आइट्रेशन पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप दूसरी बार 0 प्रेस करेंगे तो आइट्रेशन 2 बार होगी, एंड सो ऑन। अब ये एंडिंग वैल्यू जब भी आ जाए, यूजर को मालूम नहीं है, वो तीसरी आइट्रेशन पे आ जाए, पांचवी आइट्रेशन पे आ जाए, हो सकता है यूजर 0 एंटर ही ना करे और ये लूप चलता रहे। तो जब तक एंडिंग वैल्यू यानी 0 नहीं आ जाता, ये लूप चल रहा है और हमें मालूम नहीं यूजर 0 कब प्रेस करेगा। इसलिए हम कहते हैं व्हाइल लूप कहां इस्तेमाल हुआ है, उन सिचुएशन में जहां हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशन मालूम नहीं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस एग्जाम्पल से व्हाइल के लूप की वर्किंग क्लियर हो गई होगी। अब हम इसकी एक मॉडिफिकेशन डिस्कस करते हैं। व्हाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन कहां होती है या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहां होती है। अगर आप व्हाइल लूप को काउंटर लूप के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो आपको इसमें किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा और उसकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर व्हाइल लूप से आप 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आपको एक स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए, एक एंडिंग वैल्यू चाहिए और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चाहिए। 1 से 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने के लिए स्टार्टिंग वैल्यू होगी 1 यानी इनिशियलाइजेशन होगी 1 से, एंडिंग वैल्यू होगी 10 यानी जब तक 10 नहीं आ जाता ये लूप रिपीट होता रहे, ये कंडीशन है। और इंक्रीमेंट करवाएंगे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो इस सिचुएशन के लिए आपको कंडीशन के साथ 2 और चीजें चाहिए, एक चाहिए इनिशियलाइजेशन और एक चाहिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इन केसेस में ये 2 पार्ट ऑप्शनल है। अगर आप इनिशियलाइजेशन करना चाहते हैं तो इनिशियलाइजेशन किस जगह आएगी, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ लूप, या आप लूप के वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे।
इनिशियलाइजेशन होगी लूप से ऊपर, कंडीशन वाइल के सामने, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहां मूव हो जाएगी, लूप की बॉडी के अंदर। तो बेसिकली काउंटर और कंडीशनल लूप को आगे हम कंपेयर करेंगे। काउंटर लूप में 3 पार्ट्स एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन कंडीशनल लूप के 3 पार्ट्स 3 डिफरेंट जगहों पर वाक़या होते हैं, जिनमें इनिशियलाइजेशन पहले, कंडीशन लूप के सामने, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसकी बॉडी के अंदर होती है। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, लेट सपोज आप एक ऐसी आउटपुट चाह रहे हैं जो 1 2 3 4 अप टू 10 पहले 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराती हो। इसके लिए आपके पास स्टार्टिंग वैल्यू है 1, लूप इनिशियलाइज होगा 1 से, कहां तक जाएगा, हर उस वैल्यू पर चले जो 10 से छोटी या 10 के इक्वल हो, यानी सी जब तक 10 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू 10 है, लूप चलता रहे। और इसमें इंक्रीमेंट कितनी हो रही है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन। तो अब देखिएगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन में लूप की स्टार्टिंग वैल्यू आती है, तो हमने कहा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर सी, और उसमें क्या स्टोर करवा दिया, 1। इसके बाद वाइल के आगे क्या आनी है, कंडीशन। कंडीशन ये लूप कब तक चले, जब तक सी की वैल्यू 10 से छोटी है। तो मैंने कंडीशन लगाई वाइल सी लेस देन इक्वल टू 10। ये कंडीशन 1 पर भी ट्रू है, 2 पर भी ट्रू है, 3 पर भी ट्रू है, इवन 10 पर भी ट्रू है, 11 पर ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। और लूप की बॉडी के अंदर मैंने लूप के काउंटर वेरिएबल को सी को प्रिंट करवा लिया, और इंक्रीमेंट कहां आई, लूप की बॉडी के अंदर लास्ट में। तो इनिशियलाइजेशन लूप की बॉडी से पहले, कंडीशन लूप के सामने, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लूप की बॉडी के अंदर लास्ट स्टेटमेंट के तौर पर। अब देखिएगा इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी सी की वैल्यू 1, 1 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो पहली बार वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ की मदद से 1, और बैकस्लैश एन से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। सी प्लस प्लस 1 को इंक्रीज करने के बाद 2 कर देगा, और फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन ये कंडीशन के ऊपर दोबारा आएगा। 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है, 2 प्रिंट करेगा आउटपुट पर, और सी प्लस प्लस उसे 3 करके दोबारा ऊपर मूव करवा देगा। 3 लेस देन 10, 3 प्रिंट होगा, सी प्लस प्लस 4 कर देगा, एंड सो ऑन, अप टू सो ऑन, जब तक ये 10 प्रिंट नहीं हो जाता। जब वैल्यू 10 प्रिंट हुई, सी प्लस प्लस ने उसे 11 किया, लूप ने उसे ऊपर मूव करवाया, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक, और कंट्रोल कहां आएगा, लूप की बॉडी के बाद। लेकिन उस वक्त तक लूप की बॉडी 10 बार रिपीट हो चुकी होगी, और आपके लिए नेचुरल नंबर प्रिंट हो गए होंगे। तो वाइल लूप से हम इस तरह के काम करवा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वाइल लूप इसलिए बनाया नहीं गया। वाइल लूप का काम यह है कि वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम नहीं काम करता, बल्कि वो काम करता है किसी कंडीशन के तहत। ये हमने फॉर द टाइम बीइंग इसको इस मकसद के लिए यूज किया है, ये इसका मकसद नहीं है। असल में वाइल लूप वहां पे इस्तेमाल होता है जहां एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये हमने वाइल को काउंटर के तौर पे इस्तेमाल करने की एक ऑप्शन सिर्फ डिस्कस की। अब इसमें कुछ वेरिएशंस हैं, उनको डिस्कस करने के लिए नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। तो आइए अगले बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो आप सब लोगों ने इसको जहन में रखना है वाइल लूप को डिस्कस करते हुए। इससे पहले आपने इसका सिंटैक्स देखा, इसकी एग्जीक्यूशन देखी, फिर इसके 2 केसेस देखे कि इसमें सिर्फ कंडीशन और बॉडी के अंदर रहते हुए हम लूप को कैसे चलाएंगे, और अगर इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐड करनी हो तो वो कहां और कैसे ऐड की जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स लूप के अंदर करते हैं जब लूप के सवालात को वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। अक्सर एंट्री टेस्ट में एग्जामिनर्स आपको चेक करते हैं डिफरेंट तरह की अनयूजुअल सिचुएशंस देकर। फॉर एग्जांपल, किसी जगह लूप लगा हुआ है, कंडीशन नहीं है, कहीं कंडीशन है, बॉडी नहीं है, कहीं ब्रेसेस लगाए हैं, कहीं नहीं लगाए। तो ये सिचुएशंस, ये वेरिएशंस आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इन सवालों के जवाब दे सकेंगे। अब इनमें सबसे पहली बात,
सिंटेक्स एरर आएगा। कब आएगा? अगर आपने व्हाइल की बॉडी स्टार्ट की है एंड नहीं की, या एंड की है स्टार्ट नहीं की, दोनों ब्रैकेट्स का लगाना कंपलसरी होगा। ये नहीं हो सकता आपने एक ब्रैकेट लगाया है, दूसरा लगाना भूल गए हैं। तो बेसिकली वो कहता है सिंटेक्स एरर अगर इफ सिंगल ब्रेस इज स्किप्ड, या ओपनिंग ब्रेस स्किप कर दें या क्लोजिंग ब्रेस स्किप कर दें, तब सिंटेक्स एरर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लूप देखें, इस लूप में हमने ब्रेसेस लगाई ही नहीं, लेकिन अगर आप ओपनिंग ब्रेस लगा देते, क्लोजिंग ना लगाते, या क्लोजिंग लगा देते ओपनिंग ना लगाते, फिर ये पहला पॉइंट यहां पे इंप्लीमेंट हो जाना था और सिंटेक्स एरर आ जाता। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लॉजिकल एरर अकर्स इफ बोथ ब्रेसेस आर स्किप्ड फ्रॉम कंपाउंड स्टेटमेंट। आपको मालूम है अगर लूप की बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट हो तो ये कर्ली ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो तो ये कर्ली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी हो जाता है। जैसे ये केस, अब इस केस में 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स आप प्रिंट करवाने लगे हैं। आपने लूप से पहले इनिशियलाइजेशन की, c इज इक्वल टू 1, कंडीशन लगाई लूप के आगे c लेस देन इक्वल टू 10, फिर लूप की बॉडी के अंदर आपने एक स्टेटमेंट लिखी printf की जो काउंटर को प्रिंट करवाएगी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का पोर्शन आपने इसके अंदर लिखा। अब ये आपको तो मालूम है ये दो स्टेटमेंट्स लूप की बॉडी का हिस्सा है, लेकिन कंपाइलर को मालूम नहीं है। जब तक आप एक्सप्लिसिटली उन ब्रेसेस को यहां पे अप्लाई नहीं करेंगे, कंपाइलर को मालूम नहीं होगा कि लूप की बॉडी कहां से शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है। अब ये बड़ा सिंपल था, अगर आप यहां ओपनिंग ब्रेस लगा देते, यहां क्लोजिंग ब्रेस लगा देते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी सहूलत के लिए यहां ओपनिंग ब्रेस लगाई, यहां क्लोजिंग ब्रेस लगाई, अब कोई प्रॉब्लम ना होती। इसकी आउटपुट 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर प्रिंट हो जाते। ये तो बड़ा सिंपल केस था। लेकिन तब क्या होगा जब आप इन ब्रेसेस को स्किप कर देंगे? जब आप इन ब्रेसेस को स्किप कर देते हैं तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली पहली स्टेटमेंट को समझता है कि ये लूप की बॉडी का हिस्सा है, दूसरी स्टेटमेंट लूप की बॉडी से बाहर है। इस वक्त कंपाइलर ये समझ रहा है, ये एक लॉजिकल एरर है कि पहली प्रिंटफ की जो स्टेटमेंट है लूप की बॉडी का हिस्सा है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर आएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब होगा क्या, इनिशियलाइजेशन होगी c इज इक्वल टू 1, इसके बाद कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, वो लूप की बॉडी में आएगा और क्या प्रिंट कर देगा 1, एक बार 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये चीज तो वो बॉडी का हिस्सा समझ ही नहीं रहा, वो इसके बाद दोबारा मूव हो जाएगा अगली ऊपर वाली स्टेटमेंट पे, फिर कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन 10, फिर 1 प्रिंट कर देगा, दूसरा 1 आ जाएगा, फिर ऊपर मूव करेगा 1 लेस देन 10, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा एंड सो ऑन। ये बन जाएगा एक इनफाइनाइट लूप, 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। इसकी वजह यह है क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पोर्शन तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा। जब लूप इंक्रीमेंट नहीं हो रहा तो वो 10 तक पहुंचेगा ही नहीं और कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक छोटी सी मिस्टेक करने से प्रोग्राम का बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। तो बाज औकात इस तरह के सवालात आते हैं जो आपकी लॉजिक को चेक करने के लिए दिए जाते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ब्रेसेस आप लगाएंगे तो आउटपुट क्या आएगी, और अगर स्किप कर देंगे तो जो लॉजिकल एरर आएगा उसकी वजह से आउटपुट में क्या फर्क आएगा। तो इसको हमने आउटपुट को कैसे जाहिर किया कि एक लॉजिकल एरर आया क्योंकि लूप क्या बन गया इनफाइनाइट और 1 नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट होता चला गया। थर्ड केस देखिएगा, लूप के आगे जो एक कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन 3 तरह की हो सकती है। वो क्या क्या है? नंबर 1, यहां पे कंडीशन की जगह पर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन मींस कोई रिलेशनल या लॉजिकल कंडीशन जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आता हो। जैसे ये एक कंडीशन है और वो कंडीशन क्या प्रोड्यूस कर रही है, या ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू ऑन ऑल वैल्यूज लेसर देन और इक्वल टू 10, अगर ये कंडीशन लगाई है इसका क्या मतलब है, ये 10 और 10 से छोटी हर वैल्यू पर ट्रू तस्वर होगी। ये फॉल्स कब तस्वर होगी, जब वैल्यू 10 से एक्सीड करेगी। तो पहली चीज एक्सप्रेशन कोई इस तरह की वैल्यू हो सकती है जिसका आंसर या ट्रू या फॉल्स में आता हो।
लेकिन जरूरी नहीं हर बार आपको कंडीशन ऐसे ही दी जाए। बाज औकात कुछ और सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें कंडीशन के तौर पर कोई वेरिएबल लिखा हो, जैसे वाइल के आगे लिखा है एक्स। अब आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि ये क्या लिखा है, इसका तो आंसर कोई ट्रू या फॉल्स हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। ये चंद केसेस हमने इफ का चैप्टर पढ़ते हुए उसमें भी डिस्कस किए थे। अगर वाइल के आगे लिखा हुआ एक्स, अब इस वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। अगर इस वेरिएबल के अंदर जीरो है, मतलब इस स्टेटमेंट के आने से पहले आप इस वेरिएबल के अंदर जीरो स्टोर करवा के आए, तो वाइल के आगे जीरो पुट करें, कंडीशन क्या तस्वर होगी, फॉल्स। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है, 1 है, 2 है, 5 है, -10 है, -20 है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू अदर देन जीरो, तो वो हमेशा क्या तस्वर होगी, ट्रू। तो दिस वेरिएबल इज ट्रू ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स अदर देन जीरो। जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू हुई तो ये ट्रू तस्वर होगा, लेकिन सिर्फ जीरो पर ये क्या तस्वर होगा, फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर इससे पहले मैं ऐसा लिख दूं इंट एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू 10 लिख देता, अब यही कंडीशन ट्रू हो जाती और लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती। सेम इसी तरह थर्ड केस, वाइल के आगे कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। अगर कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसका रूल भी वेरिएबल की तरह है। अगर वो वैल्यू अदर देन जीरो कोई भी वैल्यू है तो ये ट्रू कंसीडर होगी, सिर्फ जीरो होने पर ये क्या कंसीडर होगी, फॉल्स। ये था स्टूडेंट हमारा थर्ड केस। इसके बाद देखिएगा केस नंबर 4, इफ कंडीशन इज स्किप्ड इट इज कंसीडर टू बी ट्रू। आपके सामने सिर्फ वाइल लिखा है और आगे पैरेंथेसिस ब्लैंक है, इसका मतलब है कंडीशन स्किप कर दी है। अगर कंडीशन ना हो तो यह सिचुएशन भी हमेशा क्या तस्वर होगी, ट्रू तस्वर होगी। यानी वाइल के आगे कोई कंडीशन नहीं है, आपने उसे फॉल्स नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो कंडीशन अगर स्किप कर दी तो ये केस ट्रू तस्वर होगा। और इस केस में लूप हमेशा कौन सा लूप होगा, इनफाइनाइट लूप, क्योंकि ऐसी कंडीशन कभी फॉल्स तो होगी नहीं और ये नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता रहेगा, तो इसलिए ये क्या, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। इसी तरह अगर आप लूप के सिंटेक्स में कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगा देते हैं तो ये केस भी सिंटेक्स एरर जनरेट कर देगा। वाइल के लूप की कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया जाता। अगर आप वाइल की कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगा देंगे तो इट वुड रिजल्ट इन अ सिंटेक्स एरर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वाइल के केसेस समझ आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब, तो आइए चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा डू वाइल लूप है। वाइल और डू वाइल दोनों कंडीशनल लूप्स हैं। कंडीशनल लूप्स जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये वो लूप्स हैं जो स्टेटमेंट्स को रिपीट करते हैं एक कंडीशन के तहत। एक कंडीशन है और चंद स्टेटमेंट्स हैं जो एक ब्लॉक में लिखी हैं। कंडीशन चेक होती रहेगी, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहेंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी स्टेटमेंट्स रिपीट होना बंद हो जाएंगी। तो इसकी डेफिनेशन भी सेम है, इट रिपीट्स एट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी स्टेटमेंट्स रिपीट होंगी। वाइल लूप था टॉप चेकिंग लूप। टॉप चेकिंग लूप का मतलब है उसमें कंडीशन ऊपर थी, स्टेटमेंट्स नीचे थी। यह कहलाता है बॉटम चेकिंग लूप। इसमें और डू वाइल और वाइल में सिंटेक्स का फर्क है। इसको बॉटम चेकिंग लूप क्यों कहते हैं, इसमें स्टेटमेंट्स ऊपर हैं, कंडीशन नीचे है। पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। आप इसको ऐसे समझ लें जैसे कुछ लोग होते हैं जो पहले सोचते हैं फिर काम करते हैं, वो है वाइल लूप का काम। कंडीशन चेक की, उसके बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट की। डू वाइल लूप उन लोगों की तरह है जो पहले काम करते हैं उसके बाद सोचते हैं कि यार ये काम सही भी किया है नहीं, अगर सही किया है तो दोबारा करते हैं, गलत किया है तो आगे चले गए। तो हम इसको कहते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड देन कंडीशन इज चेक्ड। चूंकि पहले स्टेटमेंट्स आती हैं फिर कंडीशन चेक होती है, इसलिए हम इसको बॉटम चेकिंग या बॉटम टेस्टिंग लूप भी कहते हैं। इट मींस लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। चूंकि स्टेटमेंट्स ऊपर हैं
कंडीशन नीचे है, पहले स्टेटमेंट चलेंगी फिर कंडीशन चेक होगी, इसलिए कंडीशन ने बाद में चेक होना है, तो लूप कम से कम कितनी बार चल चुका होगा, एक बार। इसलिए हम कहते हैं कि ये लूप उन सिचुएशंस में ज्यादा यूजफुल है जहां हम कम से कम एक बार स्टेटमेंट्स को जरूर चलाना चाह रहे हैं। ये लूप भी वहां इस्तेमाल होता है जहां एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटरेशंस अननोन है, यानी हमें नहीं मालूम लूप कितनी बार चलना है, 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन कम से कम वो कितनी बार चलेगा, एक बार। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, उससे पहले इसके कीवर्ड्स हैं 2, इसमें while और do, ये 2 कीवर्ड्स इस्तेमाल होंगे। अब सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स स्टार्ट होगा do से, सबसे पहले do का कीवर्ड, इसके बाद ब्रैकेट्स में कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगी स्टेटमेंट्स जिन्होंने रिपीट होना होगा। डू यानी ये काम करो, ये स्टेटमेंट्स चलाओ, कब तक, एंड में आ रही है कंडीशन, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इन स्टेटमेंट्स को रिपीट करते रहो। एक डिफरेंस आप और देख रहे होंगे while और do while में। पहला डिफरेंस तो आपने देखा था, while में कंडीशन ऊपर थी, do while में कंडीशन नीचे है। दूसरी चीज, while की कंडीशन के बाद टर्मिनेटर नहीं था, do while में while की कंडीशन के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर मौजूद होगा। अगर आप इसको यहां से रिमूव कर देंगे, ओमिट कर देंगे, भूल जाएंगे, तो कंपाइलर इस पे आपको सिंटैक्स एरर जनरेट कर देगा। तो हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, डू लेट द कंट्रोल टू मूव इनसाइड द लूप बॉडी विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन। डू ने आपको मूव करना है स्टेटमेंट्स में, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू थी तो लूप एक बार फिर रिपीट होगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स थी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल कहां मूव हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। ये जब तक स्टेटमेंट ट्रू रहेगी लूप रिपीट होता रहेगा, फॉल्स होने की सूरत में टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर पहली बार ही कंडीशन फॉल्स मिली तो स्टेटमेंट्स कम से कम कितनी बार चल चुकी होंगी, एक बार। अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करते हैं। वही एग्जाम्पल जो मैंने while में डिस्कस की थी कि आपने एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है और वो कैरेक्टर बार बार इनपुट होता रहेगा। कोई कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है। आप उसको इनपुट लेते रहेंगे जब तक कि यूजर एक वैल्यू 0 प्रेस ना कर दे। तो 0 के अलावा जो यूजर कैरेक्टर एंटर करता रहे लूप चलता रहे। 0 एक एंडिंग वैल्यू है जिसके आने पर लूप बंद हो जाएगा। तो उसी को मैंने डू वाइल से क्रिएट किया, एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया सी, डू लूप की बॉडी के अंदर प्रिंटफ की स्टेटमेंट रखी, एंटर अ कैरेक्टर, और सी इज इक्वल टू गेट CHE, जो कैरेक्टर इनपुट हो रही थी वो हमने इससे इनपुट करवा ली। एंड में हमने कंडीशन लगाई जब तक सी की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो लूप चलता रहे। लूप बंद कब होगा, जब सी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। नॉट इक्वल टू 0 पे चलता रहेगा, 0 होने पर बंद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स उसी तरह ये लूप चलेगा। फर्क ये था कि वो टॉप चेकिंग लूप था वाइल वाला, ये बॉटम चेकिंग लूप है। इस वक्त इन दोनों में सिवाय सिंटैक्स के आपको इतना फर्क महसूस नहीं होगा। वर्किंग इन दोनों की इस एग्जाम्पल में सेम है। अब नेक्स्ट केस देखिएगा, वाइल को भी हमने इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐड करके एग्जीक्यूट किया था। डू वाइल के अंदर भी हम उन दो पार्ट्स को ऐड कर सकते हैं। इसमें भी इनिशियलाइजेशन अगर आप ऐड करेंगे तो वो कहां आएगी, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ लूप, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहां आएगी, लूप की बॉडी के अंदर। ये दोनों ऑप्शनल पार्ट्स हैं। आप इंप्लीमेंट करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना करें। लाजमी तौर पर आपको स्टेटमेंट्स और कंडीशंस देकर तो डू वाइल चलाना पड़ता है। ये दो एक्स्ट्रा पार्ट्स थे। इनिशियलाइजेशन करेंगे तो लूप से पहले, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे तो लूप की बॉडी के अंदर करेंगे। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप इनिशियलाइजेशन ऐड करना चाहें तो कहां करेंगे, लूप की बॉडी से पहले। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाहेंगे कहां करेंगे, लूप की बॉडी के अंदर। तो असल में ये वो प्रोग्राम है जो पहले 10 नेचुरल नंबर्स को ऐड करने के लिए हमने लिखा था। असल में ये प्रोग्राम तो फॉर लूप से, काउंटर लूप से बनाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने इसे वाइल से भी बनाया था, अब डू वाइल से भी बनाएंगे। अगर पहले 10 नेचुरल नंबर आपने डिस्प्ले करने हैं तो उसमें स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 1, एंडिंग वैल्यू क्या होगी 10,
और इंक्रीमेंट कितने नंबर्स की होगी, 1 बाय 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो इस लूप में भी आप वाइल की तरह इनिशियलाइजेशन अगर ऐड करना चाहेंगे तो लूप से ऊपर, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐड करेंगे लूप की बॉडी के अंदर। तो आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया सी के अंदर 1 इनिशियलाइज कर दिया, इसका मतलब है लूप का इनिशियलाइजेशन पोर्शन मुकम्मल हो गया, सी की वैल्यू 1 सेट हो गई। इसके बाद डू के बाद बॉडी के अंदर हमने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी जो काउंटर को प्रिंट करवाएगी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सी प्लस प्लस यहां पर अप्लाई कर दिया। फिर वाइल की कंडीशन आई सी लेस देन इक्वल टू 10। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, सबसे पहले सी की वैल्यू 1 होगी, फिर 1 प्रिंट होगा बॉडी के अंदर, सी प्लस प्लस 1 को 2 कर देगी, 2 पर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू थी तो वाइल इसको दोबारा ऊपर भेजेगा, ये 2 की वैल्यू प्रिंट करेगा, सी प्लस प्लस उसे 3 करेगा, 3 पर कंडीशन दोबारा चेक होगी, एंड सो ऑन। 3 प्रिंट होगा, 4 करके कंडीशन चेक करेगा, और ये नेचुरल नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे। कब तक, जब तक 10 नहीं आ जाता। जैसे ही 10 प्रिंट होगा, सी प्लस प्लस उसे 11 करेगा, 11 पर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और लूप ब्रेक हो जाएगा, और कंट्रोल कहां मूव हो जाएगा, आउटसाइड द लूप बॉडी। तो स्टूडेंट्स, ये डू व्हाइल लूप की वर्किंग हमने सिंटैक्स और एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस की, जिसमें एग्जाम्पल में 2 केसेस हमने देखे, इसको कंडीशन और स्टेटमेंट्स के साथ कैसे चलाना है, और उनके साथ इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे अप्लाई करनी है। अब नेक्स्ट आर्टिकल के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बोर्ड पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, वाइल लूप हम डिस्कस कर चुके, डू वाइल डिस्कस कर चुके, अब हमने इनका कंपैरिजन करना है। बाजू का डिफरेंसेस आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं डिफरेंट एमसीक्यूज में, तो अगर ये चीज जहन में होगी तो आप उन सवालों का जवाब भी दे सकेंगे। पहला डिफरेंस तो वाइल लूप टॉप चेकिंग है, मतलब कंडीशन टॉप पे होगी और स्टेटमेंट्स बॉटम पे होंगी, जबकि डू वाइल जो है वो बॉटम चेकिंग लूप है, उसमें स्टेटमेंट्स ऊपर होंगी, कंडीशन नीचे होगी। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से ऑपोजिट है। इसी चीज को हमने एक्सप्लेन किया सेकंड पॉइंट में, कंडीशंस कम्स बिफोर लूप बॉडी, और इसमें कंडीशन कम्स आफ्टर लूप बॉडी। स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ गया। थर्ड डिफरेंस क्या है, वाइल लूप में कंडीशन के बाद सेमीकोलन अप्लाई नहीं किया जाता। अगर आप वाइल के बाद सेमीकोलन लगा देंगे तो एरर आ जाएगा, लेकिन डू वाइल लूप में सेमीकोलन लगाना कंडीशन के बाद कंपलसरी है, सिंटैक्स का हिस्सा है। अगर इसको रिमूव कर देंगे तो एरर आ जाएगा, तो इसमें लगाया नहीं जाता, इसमें लगाना लाजमी है। नेक्स्ट और लास्ट डिफरेंस, वाइल लूप में अगर पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप कम से कम एक बार भी नहीं चलेगा, लेकिन डू वाइल लूप में अगर पहली बार ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप कम से कम एक बार चल चुका होगा, क्योंकि कंडीशन नीचे थी। कंडीशन आने से पहले पहले लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई, पहली बार एग्जीक्यूट करने के बाद उसे पता लगा कंडीशन तो फॉल्स थी, उसके बाद उसने दोबारा रिपीट नहीं करना, आगे मूव हो जाएगा, लेकिन उस वक्त तक कम से कम एक बार स्टेटमेंट्स रिपीट हो चुकी होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे थ्योरेटिकल आर्टिकल्स। इसके बाद चंद सैंपल एमसीक्यूज हैं, वो देखने के लिए नेक्स्ट स्क्रीन की जानिब मूव करते हैं। तो आइए एमसीक्यूज नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज आपके सामने बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहे हैं। मैं 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़ूंगा और इनकी ऑप्शंस को डिस्कस करूंगा। जरा इसको गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वन एग्जीक्यूशन ऑफ लूप इज नोन एज, लूप की एक एग्जीक्यूशन, एक कंप्लीट साइकिल क्या कहलाती है? इसको बेटा आइट्रेशन बोलते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आइट्रेशन। साइकिल कोई वर्ड नहीं है, ड्यूरेशन कोई वर्ड नहीं है। इन सिचुएशंस के लिए लूप के साथ हमेशा आइट्रेशन का वर्ड ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज के अंदर लूप्स की टाइप्स बताएं, कितनी टाइप्स हैं? तो बेसिकली लूप की 3 टाइप्स हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
द बॉडी ऑफ वाइल लूप विद मल्टीपल स्टेटमेंट्स एंड्स विद, आपको मालूम है अगर बॉडी में मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों तो उनको एनक्लोज करना पड़ता है कर्ली ब्रेसेस के पेयर के अंदर, और एंडिंग ब्रेस कौन सा होता है, राइट ब्रेस। इसलिए दुरुस्त जवाब इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, कॉमा या सेमीकोलन से बॉडी एंड नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड आपके सामने बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है। इसमें सबसे पहली लाइन पर इंटीजर k इज इक्वल टू 1, एक वेरिएबल k बनाया है, उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद वाइल लूप है, वाइल k इज लेस देन इक्वल टू 3। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक 3 नहीं आ जाता, यानी 1 भी ट्रू, 2 पर भी ट्रू और 3 पर भी ट्रू। 3 से बड़ी वैल्यू पर ये फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखी है जो हेलो प्रिंट कर रही है। तो अगर लूप 3 बार चल रहा है तो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, 3 बार, और एक की इंक्रीमेंट भी हो रही है, k इज इक्वल टू k प्लस 1। इसका मतलब है दुरुस्त जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हेलो हेलो हेलो, 3 बार ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डू इज अ डैश। सी लैंग्वेज के अंदर डू क्या है। अभी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था डू वाइल का, उसमें हमने क्लियरली डिस्कस किया था डू क्या है, एक कीवर्ड है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कीवर्ड। ये टाइप ऑफ लूप नहीं है, ये किसी वेरिएबल का नाम भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक स्मॉल कोड लिखा हुआ है जिसकी आउटपुट आपसे डिमांड की गई है। पहली लाइन इंटीजर k इज इक्वल टू 4, एक वेरिएबल बनाया k, उसको इनिशियलाइज कर दिया है 4 से। इसके बाद डू का कीवर्ड है जो लूप की बॉडी के अंदर लेके आएगा, हेलो प्रिंट होगा, पहली बार प्रिंट हुआ हेलो, एक की इंक्रीमेंट हुई, k इज इक्वल टू k प्लस 1, k की वैल्यू 4 से क्या हो गई, 5। नेक्स्ट कंडीशन आ गई, वाइल k लेस देन इक्वल टू 3, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन लूप एक बार चल चुका था और प्रिंट कर चुका था स्क्रीन पर हेलो। इसके बाद लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन स्क्रीन पर आउटपुट क्या रह जाएगी, एक बार हेलो। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होंगे। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।